हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा परीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आदित्य कुमार चौहान आप लोग के बीच मैथ्स का इंटीग्रेशन चैप्टर जो क्लास 12 के पार्ट 2 में है उसके साथ आप लोग के सामने उपलब्ध हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले बात, इंटीग्रेशन होता क्या है। तो आप लोग जब तक जितना आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे 11th में बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर फिजिक्स में जो पढ़ाया जाता है वहाँ पे आपने इसको पढ़ा होगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। और इसको अलग अन्य नाम, जैसे आपने बोला कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते थे, तो इसका नाम एंटी डेरिवेटिव होता है। एक और इसका नाम होता है प्रिमिटिव, जो आप लोग को शायद ही पता हो, लेकिन इसका नाम होता है, कहीं कहीं भी क्वेश्चन पूछ देता है प्रिमिटिव लगा के, फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे बच्चे उलझ जाते हैं कि प्रिमिटिव होता क्या है। तो उसके लिए इसका एक और नाम है प्रिमिटिव, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। तो आप जैसा आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं एफ एक्स प्लस सी, तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो सी कांस्टेंट है, सी के यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। और मान लीजिए एफ एक्स का एक फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स हो जा रहा है, ठीक। तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका रिवर्स प्रोसेस है, तो उसका उल्टा करेंगे तो वही आना चाहिए, रिवर्स करेंगे तो जब रिवर्स करने के बाद हम लोग देख रहे हैं तो एफ एक्स प्लस सी आ रहा है। सी क्या है, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट, आपको पता है जब डिफरेंशिएट करते हैं आप, तो जब वहाँ पे लिखा होता है 5 या 4 या 3, कोई भी कॉन्स्टेंट रहे उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते क्या कर देते हैं, जीरो। यानी जो एनी कॉन्स्टेंट होता है, मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट रहेगा, जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो हो जाता है, ठीक। तो यानी उसी तरह जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। अब जो कांस्टेंट आएगा उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है, बोलते एनी कांस्टेंट वैल्यू कोई भी हो सकती है, इसलिए सी को इंडिफिनिट बोला जाता है। इसीलिए इसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बोला जाता है, क्योंकि जो सी आ रहा है उसकी उनकी वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और मेनली कभी कभी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के आंसर्स भी वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, डिपेंड ऑन कैसे वो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो इसलिए सी को हम लोगों को बोला जाता है आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट, क्योंकि सी कुछ भी हो सकता है, आर 4 5 6 8 100 मिलियन 1000 एनीथिंग, मतलब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसको सॉल्व करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट आएगा तो जीरो कर देंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट लगाना तो हम सिर्फ सी लिखते हैं। तो अब इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेट करेंगे, जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा तो आप प्लस सी हमेशा लगाएंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो उसके बाद अब आता है कि क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब जैसे ये लिखा होता है इंटीग्रेशन आपका लिखा, जैसे मान लीजिए एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें जो डी एक्स ये क्या है, एफ एक्स ये क्या है, और ये मान लीजिए, तो मान लीजिए नोट, इसको बोला जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो ऊपर है इसको बोला जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो एफ एक्स होता है इसे बोला जाता है इंटीग्रल, ठीक, इसे बोला जाता है इंटीग्रल। जैसे मान लीजिए सॉल्व करने के बाद आपका आया था, मान लीजिए आपको यहाँ पे एफ एक्स प्लस सी आ रहा है, इसी को सॉल्व करने के बाद एक कोई फंक्शन मैंने लिया, उसका इंटीग्रेशन करने के बाद एफ एक्स प्लस सी आ रहा है, तो जी आएगा, इसे बोला जाता है इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड। जब सी है आपको पता है आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट हो जा रहा है ये, सॉरी, ठीक। उसके अलावा आपका जो क्या कहते हैं, जो आपकी बात आती है डी एक्स की, तो डी एक्स क्या है, तो डी एक्स जो है यहाँ पे इसमें बोला जाता है क्या कहते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में, ठीक, हम लोग रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जो एफ एक्स डी एक्स है उसमें जो डी एक्स होता है, तो आपका क्या कहते हैं, डी एक्स क्या, डी एक्स रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट एक्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये कितना मैटर करता है, जो डी एक्स है, अगर वहाँ पे कोई और हम लोग चाहें तो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी एस्पेक्ट में और करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको पता होगा, जैसे मैं फार्मूला बता रहा हूँ, जैसे ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, आपको मिलेगा ए एक्स अपॉन एल एन ए, ठीक। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, प्रूफ भी किया जा सकता है, इसको लेकर बता रहा हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है डी एक्स रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ए एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी एक्स रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ए एक्स का इंटीग्रेशन हो जा रहा है ए एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। मान लीजिए आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए, ठीक,
कि हम लोग इसको डी एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट ना करके, मतलब ए एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट ना करके, अगर हम लोग ए एक्स को डी ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते तो डी यहाँ पे हो जाता है वेरिएबल। ठीक, जब ये वेरिएबल हो जाएगा, यहाँ पे तो एक्स वेरिएबल था, ठीक, यहाँ पे ये वेरिएबल था, इसके रिस्पेक्ट में किया तो हमारा इंटीग्रेशन ये आया। लेकिन जब हम डी ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा। अब डी ए के लिए ए आपका तो वेरिएबल है, लेकिन एक्स यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जहाँ तक आपको पता होगा कि जब हम लोग एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाता है एक्स के डी एक्स रिस्पेक्ट में एक्स की एन प्लस वन अपान में एन प्लस वन, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वन अपान में एक्स प्लस वन। तो आप लोग देख सकते हैं कि बस इसके चेंज होने में आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कितना मैटर करता है। अगर वो चेंज होगा तो हमारा इंटीग्रेंट भी चेंज हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन करने पर जो वैल्यू आती है उसको इंटीग्रेंट पड़ जाता है ना, वो भी चेंज हो जाएगा। यानी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो भी मैटर करता है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं हम। तो देखिए, जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो में हैपन विथ रिस्पेक्ट एनी फंक्शन ऑन वेरिएबल, यानी हम चाहे उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है, फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, आपने बताया था कि इंटीग्रेशन का एक और नाम होता है प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव बोल सकता है। यहाँ पे हम चाहते तो यहाँ पे लिख सकता था एंटी डेरिवेटिव। ठीक, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछना चाहता है वो। ठीक, तो आगे कर, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि फाइंड द प्रिमिटिव। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू किसी रिस्पेक्ट में करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन के रिस्पेक्ट में करना है, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रिस्पेक्ट इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है इसको हम टिक मान सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आपको इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। इसको मैंने मान लिया यहाँ पे टी। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू क्या हो जाएगा, टी प्लस वन। कैसे हुआ है, इसमें वन करेंगे तो मेरा टू आएगा, ये टी प्लस वन हो जाएगा इंटू डी टी। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन मतलब एडिशन में अलग अलग हो सकता है, यानी इसको लिख सकते हैं टी डी टी प्लस वन डी टी। अब टी डी टी का हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई टू प्लस और वन का हो जाएगा टी, और मान लीजिए सी तो आपका आएगा ही। उसके बाद आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन। यहाँ पे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर दे तो वैल्यू कुछ और आती है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन के रिस्पेक्ट में करना है, यानी में ध्यान देना है किसके रिस्पेक्ट में वो पूछ रहा है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं लिस्ट ऑफ फार्मूले के बाद। ठीक ना, कि कितने फार्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलेस हैं, आपको एकदम ध्यान से उसको याद करना चाहिए। हम तो कहेंगे कि एनसीईआरटी में जितने फार्मूलेस हैं उसको आप अपने रूम में या जहाँ पढ़ते हैं उसके सामने लगा के चिपका लीजिएगा, मतलब बार बार देखें जिससे वो आपको याद हो जाए। हम लोग इंटीग्रेशन के जितने फार्मूले रहेंगे उसको पहले डिफ्रेंसिएशन वाले फार्मूले को देख के उसके हिसाब से हम उसको समराइज करेंगे। ठीक, तो पहला है आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला है आपका एक्स की पावर एन डी एक्स। ठीक, जैसा आपने पता होगा कि आपने पढ़ा था एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। ठीक, अगर याद होगा तो ये होता था एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये होता है ना। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पावर थी उससे मल्टीप्लाई हो रहा है और एक माइनस होकर उसकी पावर से उसकी पावर कर दी जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस वन, यानी पावर में ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और प्लस सी कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट मान ली होता तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे जीरो होता ही। ठीक, तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन मान लीजिए हम लोग उसको कॉन्स्टेंट को ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एन डज नॉट इक्वल टू माइनस वन, जब एन माइनस वन रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन इस रूल से नहीं लगाया जाएगा, उसके लिए एक और रूल है जो अगला बताने जा रहे हैं आपको। ठीक, अगला क्या है कि मैंने बोला कि एक्स की जो पावर होगी वो माइनस वन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए वन बाई एक्स है डी एक्स, इसी के लिए बोल रहा था, क्योंकि ये होता है नॉर्मली इसको एक्स पावर माइनस वन डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन उस फॉर्मूले से नहीं निकाला जाएगा। क्यों, अगर मान लीजिए हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या था, अगर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कर रहे थे तो क्या आ रहा था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन सी। जब एन की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे माइनस वन प्लस वन अपॉन में माइनस वन प्लस सी, नीचे जीरो आ जाएगा, जीरो यानी
और एक्स की पावर ऊपर 1 हो जाएगा, 0/1 यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे एक्स जो पावर थी इसके लिए n डज नॉट इक्वल टू -1 ले रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए वैल्यू नहीं देता है, अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है। तो उसका जो फार्मूला होता है 1/x dx का, वो हो जाता है आपका ln mod x प्लस सी। मैंने यहाँ पे मॉड इसलिए लिया क्योंकि आपको माइनस परेशान ना करे, माइनस आएगा आप बेवजह परेशान होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड एक्स ले लिया। मॉड एक्स पे खेलिए, प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली है, ठीक है। जितना आपके लेवल में पूछेगा, एनडीए में हो गया, फिर मेंस में हो गया, उससे ज़्यादा लेवल नहीं उठाता है। हाँ, एडवांस का पेपर देंगे तो उसमें आपको इसको थोड़ा उसके जो फंक्शन रहेगा उसको चेक करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ वेरी कर रहा है, कहाँ कहाँ नहीं कर रहा है, ठीक। तो अब अगला आता है, जैसे मान लीजिए कि साथ में मैं चाहता हूँ कि एक लीनियर फंक्शन का भी आपको इंटीग्रेशन बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था अभी एक्स की पावर एन डी एक्स का एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 सी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई लीनियर फंक्शन दे दिया, जैसे ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, ए और बी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ ले रहा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग भी फार्मूला है वही करेंगे, ए एक्स प्लस बी एन के प्लस 1 डिवाइड में भी एन प्लस 1 प्लस सी। उसके बाद इसका जो डिफ्रेंसिएशन आएगा डेरिवेटिव, उससे डिवाइड कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, बी का हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और ए एक्स का, जैसे मैं आपसे पूछूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स कितना हो जाएगा, तो आप लोग बता देंगे ए होगा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा 2, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा उससे डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक। ये याद करते चलती है, इसी में लिख लीजिएगा जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक। वैसे आगे देखते हैं, जैसे इसका हम लोग पढ़ा अभी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक। अब देखिए क्या करना है, सिंपल वही लिखेंगे जो कर है। जैसे यहाँ पे मान लेंगे कि एक्स ही है बस, लेकिन बाद में इसको डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख लेंगे ln mod ए एक्स प्लस बी प्लस सी रहेगा, लेकिन अब क्या करेंगे, जो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा उससे डिवाइड कर देंगे। इसमें इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एक्स प्लस बी का ए होता है, तो ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन। तो आपका लीनियर फंक्शन का भी इंटीग्रेशन हम बता दे रहे हैं, साथ में दोनों चलता रहेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट जो इंटीग्रेशन बता रहे थे फार्मूले, उसी में आगे बता रहे हैं। अगर 1/x² का है, वैसे ये चीज़ें याद कर लेंगे ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि आप याद करेंगे तो डायरेक्ट लिख लेंगे, वैसे आप लगेंगे निकालने फार्मूला यहाँ पे रखेंगे वैल्यू फिर निकालेंगे, तो वो सही नहीं रहेगा। जैसे इसके लिए फार्मूला लगाएंगे सही नहीं रहेगा कि एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, उसके लिए से याद कर लीजिए, इसका हो जाता है -1/x प्लस सी, ठीक। तो याद कर लीजिएगा ये भी। अब आगे जैसे आता है कि e की पावर x का, ठीक, e की पावर x का इंटीग्रेशन b की पावर x होता है, जैसे e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन भी e की पावर x ही था, ठीक। तो इसका डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन वही वैल्यू रहती है, इसकी डिफ्रेंसिएशन वैल्यू इंटीग्रेशन वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक। अब आते हैं ए एक्स डी एक्स का, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स। जो मैंने आपको आगे बताया था कि अगर ए की पावर एक्स को एक्स के इफेक्ट में करेंगे तो क्या आ रहा था, ए की पावर एक्स अपॉन में ln ए प्लस सी। लेकिन जब वहाँ पे एक इफेक्ट में कर दे रहे थे तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जा रहा था, एक्सपोनेंशियल कह रहे हैं, ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन बन जाता था, जिसका इंटीग्रेशन एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के फार्मूले पे लग जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया एग्जाम्पल दे देना है क्वेश्चन का, जैसे कि ए के पावर पी एक्स प्लस क्यू इंटू डी एक्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आ गया, तो मैंने बताया ना कि जब आपके ऊपर जैसे पावर में जब लीनियर फंक्शन आ जाए तो डरना नहीं, जैसे हम लोग जिस फार्मूले पे करें वही फार्मूला बस लिख देंगे, यानी ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ln ए ही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे उसमें इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उससे डिवाइड करेंगे। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू का 0 हो जाएगा, पी एक्स का हो जाएगा पी, यानी पी से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये हो गया आंसर। तो डरना नहीं, बस उसको एकदम इजी समझिए। क्या करना होता है कि जो हम लोग जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वही करेंगे, लेकिन उसमें उस फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे जो फंक्शन हमको दिया गया है। जो लीनियर फंक्शन यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू था, पीछे ए एक्स प्लस बी फंक्शन आ रहा था, तो वो वाला चीज़ हमको ध्यान देना है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको अभी मैंने कराया था, क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बताया था ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताया था। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ई की पावर ln रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे ई और ln ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को
नलीफाई कर देते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या वैसे समझ लीजिए ना, जैसे e की पावर ln x है, उसको कैंसिल कर देगा, बचेगा आपको, मतलब नॉर्मली ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे बस बचेगा आपका इस चीज़ का इंटीग्रेशन बचेगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 2/3 x पावर 3/2 प्लस सी। अब कैसे आया बता दे रहा हूँ, ठीक। इधर देखिए, ये नॉर्मली x पावर 1/2 वाला फंक्शन है, ठीक। क्या करेंगे, वही n+1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस सी करेंगे तो आ जाएगा आपका x की पावर 3/2, नीचे आ जाएगा 3/2, ठीक, प्लस सी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी, वही आया, ठीक। तो वही चीज़ें हैं, बस उसको मैंने इलाबोरेट कर दिया, कोई कुछ खास नहीं बताया है। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए, एग्जाम्पल में दे रहा है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक ना, क्योंकि इसका यूज करके आप बड़े बड़े इंटीग्रेशन जब आ जाएंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे दे दिया आपको 2x + 3 dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए दे दें। क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन है उसको वैसे लिखिए। क्या होगा, फंक्शन है आपका x पावर 3/2 और 2/3 मल्टीप्लाई करना है, यानी 2/3 इसका हम डायरेक्ट निकालना है। क्या हो जाएगा 2x + 3, और जो 2/3 यहाँ पे 3/2 कर दिया। अब बस क्या करना है कि जो इसका फंक्शन में जो इसका इंटीग्रेशन उसे डिवाइड कर देना है। तो जो इसका फंक्शन दिया है यहाँ पे, जो लीनियर फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन से इसमें डिवाइड कर देंगे। सॉरी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ये। आप इसको याद कर लीजिए, हम करेंगे, ठीक। तो याद करने के बाद उसका यूज करने का मैं तरीका बताऊँ। जैसे मान लीजिए कि क्या फ़ायदा याद करने का, जैसे मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ लिया, तो क्या करेंगे, सीधे वही फॉर्मूला लगाएंगे। बस याद रहे कि जब लीनियर फंक्शन आएगा तो जो लीनियर फंक्शन आएगा उसके डिफरेंशिएशन से हमें इसमें डिवाइड कर देना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x + 3 का 2 हो जाएगा, यानी इसमें 2 से और डिवाइड कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1/3 2x + 3 पावर 3/2, ठीक। यही है, और कुछ खास नहीं है। प्लस सी तो आपको लिखना है, कभी भूलिएगा मत, ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बोर्ड में नंबर भी कट सकते हैं इसके कारण, ठीक। एक और क्वेश्चन है, जैसे a की पावर x + b की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। दोनों की पावर सेम है, इसको हम लिख सकते हैं ab की पावर x dx, यानी आप देख सकते हैं किसके फॉर्म में बन गया, a की पावर x dx की वाला फॉर्म बन गया। तो उसका इंटीग्रेशन क्या हम लोग निकाल रहे थे, a की पावर x dx का a की पावर x अपॉन ln a प्लस c, तो क्या हो जाएगा, ab की पावर x लैन देते हैं अपॉन में ln ab प्लस c। अब देखिए जैसे ln ab आ गया, अब जैसे ln होता है ना, अगर प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग समेशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा ab की पावर x अपॉन में ln a प्लस ln b प्लस c। तो यह पहले आंसर आ गया इसका। तो कोई खास क्वेश्चन नहीं था, ये आसान था। हालांकि एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि आप लोग को थोड़ी जानकारी रहे, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं कुछ डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ, वही फार्मूले पे आते हैं, फार्मूलाज जो हम लोग कुछ इंटीग्रेशन करेंगे जो इंटीग्रल फंक्शन के। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ sin x इक्वल्स टू cos x, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin x प्लस c। सारे फार्मूले एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप लोग लिख के चिपका लीजिएगा, ठीक। वैसे d/dx ऑफ cos x था sin x माइनस sin x, ठीक। माइनस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या कर देंगे, तो d/dx ऑफ sin x निकालेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन तो निकालेंगे, तो माइनस cos x प्लस c हो जाता है, ठीक। तो सारे फार्मूले आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि d/dx ऑफ tan x आपका है sec² x, तो आपका sec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस c, ठीक। वैसे ही d/dx ऑफ cot x आपका होता है माइनस cosec² x, वैसे ही तो cosec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस c, ठीक। अब आगे आते हैं
सेक एक्स का है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सॉरी हो जाता है आपका सेक एक्स tan एक्स, वैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स का, सेक एक्स tan एक्स डी एक्स का सेक एक्स प्लस सी। ठीक, तो कुछ फॉर्मूले से एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप उसको पक्का देख लीजिएगा यार। थोड़ा सा हम अब रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन एज एडिशन आ जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया है ए एक्स प्लस सी एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो जब ऐसे फॉर्म में आए जहाँ पे ए और सी कांस्टेंट है, ठीक ना, तो डी एक्स यानी एक्स रेस्पेक्ट में करना है, तो सिंपल क्या करें कि ए एक्स डी एक्स अलग कर लें प्लस सी एक्स डी एक्स अलग कर लें, उसके हिसाब से इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक, तो उससे आपको आसानी रहेगी। ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट हो तो बाहर ही हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर बाई टू इसका हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा सी बाहर हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर बाई टू इसका भी हो जाएगा प्लस सी, यानी यहाँ पे कैपिटल सी यानी कांस्टेंट वाला सी है, ये वाला सी नहीं है यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इसको मतलब इंटीग्रेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पे नहीं खेलना है। यहाँ पे प्लस माइनस चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आ रहा है तो हम लोग ये रूल नहीं लगा सकते हैं। ठीक, यानी इंटीग्रेशन आप जैसे डिफरेंशिएशन आ रहा था तो वहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन आया तो उसका मल्टीप्लिकेशन रूल हो रहा था, यहाँ पे भी आएगा लेकिन वो बहुत आगे है। हम लोग उससे आई लेट का फॉर्मूला जानते हैं, आई लेट। ठीक, डिवीजन वाला आएगा तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ता है, लेकिन अभी के लिए आपको बस एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा तो हमें नॉर्मल ऐसे कर देना है। और सबसे बड़ी बात, आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने 11th में फार्मूलेस थे आपको याद होने चाहिए अगर आपको इंटीग्रेशन में महारत हासिल करनी। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन इसके, तो पैनिक नहीं होना। जैसे मैं अभी कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया था, एग्जाम्पल का करा रहा हूँ, एक्स की पावर 3/2 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x, इसको dx, इसको इंटीग्रेट करना था आपको एक्स रेस्पेक्ट में। ठीक, तो सिंपल क्या करिए, यहाँ पे ऐड माइनस उस सबको अलग अलग कर लीजिए, चाहे तो अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही वैसे का तो एक ही साथ करिए ना। जैसे इसको मैं कर रहा हूँ एक्स की पावर 3/2, इसमें आपको लग जाएगा वो वाला क्वोशेंट रूल ऑफ फॉर्मूला, एक्स की पावर n+1 अपॉन मिलियन प्लस 1। ठीक, इसमें लगेगा ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे x 1/x यानी log x ln x लग जाएगा। ठीक, तो क्या करना है, कुछ मत करिए, चाहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स की पावर 3/2 dx प्लस 2e की पावर x dx माइनस 1/x dx। ठीक, 1/3/2 प्लस 1, इसका हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, 2 वैसे ही बाहर हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होता ही है 1/x, सॉरी माइनस है, सॉरी माइनस 1/x का होता है ln x, log x पे लिख सकते हैं, और प्लस सी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/2 यानी x की पावर 5/2, नीचे भी 5/2 आएगा प्लस 2 की पावर x माइनस ln x प्लस सी, यानी 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2e की पावर x माइनस ln mod x प्लस सी। ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे एक और क्वेश्चन दिया है, इसमें मैं थोड़े अच्छे से क्वेश्चन चाहता हूँ लेकिन अच्छे क्वेश्चन मिल नहीं रही है, तो क्या ही कर सकते हैं, जो दिया वही कराने की कोशिश करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में स्क्वायर एक्स dx। ठीक, इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको पता, अगर वो a माइनस बी अपॉन सी लिखा उसको इसको a/c माइनस b/c लिखा जा सकता है। ये तो भाई क्या कहते हैं 3 और 4 की मैथ है, या उससे बोले उससे भी नीचे की मैथ है, उसको कौन ही बताए। इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन x/cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब इसको अलग अलग कर दिया, cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1/cos x इक्वल टू sec x होता है। अब ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी मुझे भी,
जैसे यहाँ पे साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यानी साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यही है ना। साइन अपन कॉस क्या होता है, टैन एक्स, ठीक। साइन बाई कॉस एक्स टैन एक्स होता है, कौन बाई कॉस को लिख सकते हैं सेक एक्स, ठीक। तो हो जाएगा माइनस सेक एक्स टैन एक्स। अब डी एक्स तो पहले से ही था, आपको पता होगा सेक स्क्वायर एक्स का होता है टैन एक्स, इंटीग्रेशन और सेक एक्स टैन एक्स होता है सेक एक्स प्लस सी। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आप एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, इसमें कोई बताने वाली चीज़ थी नहीं। यानी कहने मतलब ये है कि जैसे आपको अगर इंटीग्रेशन के अंदर कुछ दिया हुआ है जो आपको लगे कि हमको इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक। उससे बोला जाता है मैनिपुलेशन, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया था आपको, मैं दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपको दे दिया कि इंटीग्रेट करिए x अपॉन a प्लस बी एक्स। अब कोई देखेगा तो उसको क्या करेगा, देख के डर भाई x ऊपर दिया है, नीचे आपका लीनियर फंक्शन दे दिया है, ऊपर एक बस x दिया, कैसे करेंगे। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। इसमें सबसे बड़ी बात होती है मैनिपुलेट करना। आप इसको अपने हिसाब से कैसे बना पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। तो मैनिपुलेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको हर जगह आनी चाहिए मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त। तो मैनिपुलेट करना मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें बी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी से डिवाइड करते हैं, ठीक। तो बी एक्स हो जाएगा ये, अपॉन में ए प्लस बी एक्स यहाँ पे रहने देते हैं, यानी माइनस बी, यानी बी से मल्टीप्लाई किया हूँ बाहर अंदर और बी से डिवाइड कर दिया हूँ, मल्टीप्लाई कर मतलब कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, आगे देख लीजिएगा, ठीक। अब क्या करना, हमको ऊपर ए दिया है, नीचे ए दिया है लेकिन ऊपर ए नहीं है, यानी हम लोग एक बार ए ऐड कर रहे हैं, एक बार ए माइनस कर रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अभी क्या हो जाएगा आप देखिएगा यहाँ पे, ऐसे करने के बाद क्या हो जाएगा, एक बार इसको लेते हैं एक बार इसको, मतलब अब क्या कर लेंगे, इसको 1/b रहने देते हैं बाहर, ये वही हो जाएगा a प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब इसको लेते हैं माइनस ए अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब ये आपका बन गया। अब इसको हम लोग क्या करें, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करें, क्यों, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर हमारे पास यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन नहीं बच रहा है, आप क्या आ जा रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जा रहा है। अब ये आते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, सॉरी एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे कांस्टेंट आ जा रहा है, ये कैंसिल, यहाँ पे 1 बच गया, यानी 1/b रहने देते हैं बाहर। आपको 1 का पता क्या होता है, यहाँ पे क्या 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, ठीक। अब क्या हो जाएगा, एक 1 का आपको पता है क्या होता है, 1 का होता है एक्स, अगर एक्स इफेक्ट में कर तो यानी हो जाएगा 1/b रहने देते हैं बाहर, इसका हो जाएगा x माइनस ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा मान लीजिए, और 1/, आपको ये पता होना चाहिए कि 1/a प्लस बी एक्स का मैंने बताया था ln a प्लस बी एक्स होगा, लेकिन उसमें इसके डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स का b, यानी हो जाएगा a ln a प्लस बी एक्स अपॉन में b प्लस सी तो रहेगा ही। तो ये आपका आ गया आंसर। तो मैंने क्या किया, इसको बस अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर दिया, कुछ खास नहीं किया गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारे पास ये था एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, अगर ऊपर एक अलजेब्रिक फंक्शन आएगा तो इंटीग्रेट होने से रहा, आसानी से होगा नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले बी से मल्टीप्लाई किया, उसमें बी से डिवाइड किया, उसके बाद उसमें देखा कि नीचे ए है तो एक बार ए ऐड किया, माइनस कर दिया, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा, 0 आ जा रहा है। मैनिपुलेट करना मतलब वही ना होता है कि अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को घुमाना, कि उसको क्या करें कि इसको मुझसे सॉल्व कर सकें, तो ये चीज़ आ जाती है। जैसे आपको आसान बताएं तो जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया था आपके एनसीईआरटी में एक, कि इंटीग्रेट करिए कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक। तो क्या करना है, इसको बस मल्टीप्लाई करना है इन दो, इसमें ऐसे करेंगे तो होने से रहा cos x है, फिर दूसरे ब्रैकेट में ये है, तो सोचें कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएं जैसे डिफरेंशिएशन में कर रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे नहीं चलने वाला है। क्या करेंगे, बस ये मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर एक्स प्लस cosec x एंड cot x। अब इसको कर लिया यहाँ पे, ठीक। तो cosec स्क्वायर एक्स क्या होता है, cosec स्क्वायर एक्स आपको पता होना चाहिए कि माइनस cot x होता है, और cosec x cot x का आपका होता है माइनस cosec x प्लस सी, ये हो जाएगा। तो क्या करना है, मतलब पहले जो अंदर दिया गया उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे,
फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। कुछ और क्वेश्चन है जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया था 13वां एक्सरसाइज 7.1 का मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। ठीक, इसको हमको एक्स के एस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम पहले सोचेंगे कि सॉल्व कर लें, जिससे कि ये एक आसान सा अलजेब्रिक फंक्शन बन जाए। जैसे आपको दिख रहा है ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस 1। ठीक, इसमें से हम लोग अगर प्लस 1 कॉमन ले तो बचेगा एक्स माइनस 1। नीचे एक्स माइनस 1 पहले सही था dx। अब बन गया ना, फैक्टराइज कर दिया इसको, सिंपल तो किए एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एक्स माइनस 1 हो गया, नीचे एक्स माइनस 1 पहले सही था, dx हो गया, dx को कैंसिल कर दिया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक, अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स के साथ हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 प्लस 1 का हो जाता है एक्स प्लस सी। अब ये मत बोलिए कैसे आया यहाँ पे, ठीक ना, n+1 वाला फॉर्मूला लगाना है। जब भी ऐसा फंक्शन आएगा क्या कहते हैं इसको, कोसेंट रूल लगाना है। बात समझ में आ रही है, कोसेंट रूल, एक्स पावर वाला रूल लगाएंगे, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, सॉरी। हाँ, मे भी आपको वीडियो में साउंड इशूज दिखाई दे, क्योंकि मेरे पास अभी माइक अवेलेबल नहीं है, मैंने ऑर्डर कर दिया है, आ जाएगा तो आपको वो साउंड इशू भी क्लियर हो जाएगा। मे बी कैमरे की क्वालिटी भी ख़राब है, मेरा लैपटॉप पैड आ जाएगा लिखने वाला, तो मैं उस पर आपको अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन जब तक जिस चीज़ से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में मैं अपना बेस्ट देने की सारी कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल। ठीक, ऐसे मैं कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका था, क्या था साइन एक्स का, ना तो सोचा करिए, साइन एक्स डी एक्स का कॉस एक्स था। तो मैंने जब बोला था कि जब वहाँ पे जब बताया था लीनियर फंक्शन का, तो उसमें उसके डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया आपको साइन 3x dx का इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, साइन 3x का क्या कर देते हैं, कर लेंगे साइन का क्या होता है cos x, यानी cos 3x। अब उसके बाद जो 3x है इसके डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड किया था, 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 3, इससे डिवाइड कर देंगे, बस ये था बताने लायक, और सारा हो जाएगा। वैसे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया e⁴x dx का, ठीक, सॉरी यहाँ पे बता रहा था, साइन 3x का करने के लिए क्या करते हैं, पहले जैसे मैंने वहाँ बताया था कि अगर ax प्लस बी आ जाए तो उसके डिफ्रेंसिएशन से उसमें डिवाइड कर रहे थे ना, वही रूल लगाएंगे यहाँ पे भी। जैसे e⁴x dx दिया गया है, यहाँ पे क्या कर देंगे, e⁴x का e⁴x हो जाएगा प्लस सी, लेकिन 4x में 4x मतलब e⁴x में 4x के डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड कर देंगे। तो जो ऐसा फंक्शन है जहाँ पे वहाँ पे उसके में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, कोई लीनियर फंक्शन हो, तो उसमें हम लोग उसके क्या कहते हैं डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड करते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सारा क्वेश्चन अब एनसीईआरटी 7.1 का हो जाना चाहिए, तो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करा दूं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो, जो बेसिकली बोला जाता है कि अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, अच्छे एग्जाम में, लाइक एनडीए। ठीक, एक क्वेश्चन था आपको दे रहा हूँ, जैसे मान ला था कि क्वेश्चन था मेरे पास 2x प्लस 5x अपॉन में 2x इंटू 5x dx। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना था, मतलब पूरा इंटीग्रेट करना है ये यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये दिया गया है, अब लोग इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ a प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी। सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है वही कैंसिल, यानी 1/b प्लस 1/a। अगर समझने वाला बच्चा हुआ तो समझ गया क्या करना है यहाँ पे। ठीक, यही तो खेल है मैथ्स का, सोचना, क्या सोचना है, कब सोचना है, क्यों सोचना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए हर वक्त। खेल जाओ, क्या करना है, इसको अलग इसको कर दो। ठीक, अगर वो भी नहीं करना है तो कर लेना दिक्कत क्या ही है। इसके दो आंसर आ सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ क्या करेंगे इसको, कि एक बार ये कर देंगे कि 2x अपॉन में 2x प्लस 2x 5x प्लस 5x अपॉन में 2x 5x, ये तो dx रहेगा ही। ठीक, तो क्या होगा,
एक बार से ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1/5x। ठीक, यहाँ पे बचेगा 1/2x। उस पर डरना नहीं है। अब जैसे मान लो कि अगर 1 की पावर कुछ भी लिखेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। 1 की पावर 5, 1 की पावर n, 1 की पावर 10, किसी की पावर कुछ भी लगाएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब जैसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर -x प्लस 2 की पावर -x लिख सकते कि नहीं सकते हैं। ये पता है ना कि 1/5 की पावर x लिखा हो, सॉरी, और 1/5 की पावर x लिखा हो, इसको हम 5 की पावर -x। अरे पढ़े हैं कि नहीं भाई ये वाला चीज़। 2 की पावर 1/2 की पावर 5 है तो उसको 2 की पावर -5 लिख सकते हैं। ठीक, उसी हिसाब से किया हूँ यहाँ पे। अब क्या कर देंगे, इसका कर देंगे वही वाला फार्मूला, a की पावर x वाला। क्या था, a की पावर x का इंटीग्रेशन ax अपान में ln a। क्या हो जाएगा, 5 - x अपान में ln 5, 2 - x अपान में ln 2 प्लस c। अब 5 - x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x अपान में ln 5 प्लस ln 2। Oh no, बात समझ में आ रही है। ठीक, सॉरी, मतलब जब नेगेटिव रहेगा नेगेटिव लगाना पड़ता है, मैं भूल रहा था कुछ, मुझे कुछ याद नहीं था, ये मिस्टेक हुआ है। जब नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ता है। जैसे -5, जैसे -x का नहीं बोला था, उसमें डिवाइड करना पड़ता है उसके इंटीग्रेशन में, तो -x का डिफरेंस जैसे -1 होता है तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक, सॉरी, डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ये मेरी खुद की गलती थी। ठीक, या डायरेक्ट कर लीजिए ना, जैसे 1 की पावर 5, जैसे ये चीज़ यहाँ पे लिखा है, इतना ना करके एक और तरीका, ये भी सही है। ठीक, लेकिन मैं एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट मेथड। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर 1 की पावर 5x अपान में 1 की पावर 2x dx लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 5 की पावर होल की पावर x प्लस 1/2 की पावर x इंटू dx। तो 1 की पावर 5x है, तो इसको a की पावर x, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लगाएंगे तो x ही 1 ही आएगा, और 1 की पावर यहाँ पे कुछ लगाएंगे तो x ही आएगा, 1 ही आएगा, इसलिए कर रहे थे। अब ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा a की पावर x, तो क्या हो जाएगा 1/5 की पावर x अपॉन में ln 1/5 प्लस 1/2 की पावर x अपॉन में ln 1/2 प्लस c। मे भी इससे आसान होगा जो ऊपर मैंने बताया था माइनस वाइनस करके। ठीक, तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। ओके, एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी तो ठीक है कि एनसीईआरटी में जो दिया है 7.1 करने के लिए बता दिया हूँ काफ़ी, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं करा था अपने हिसाब से। जैसे a की पावर 5x अपॉन में a की पावर 3x अपॉन में क्या दे दिया है, a की पावर x प्लस a की पावर -x। इसका हमको डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। सॉरी, तो क्या करेंगे, पहले देखना हमको करना क्या है, जो हम लोग कर सकते हैं पहले वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहले पॉसिबिलिटी ये है कि हम ऊपर a की पावर 4x कॉमन ले लें। ठीक, तो क्या कॉमन होगा, मैं दो तरह से बताऊंगा इसको। a की पावर 4x कॉमन लेंगे ऊपर, तो a की पावर 4x कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा a की पावर x। अब इसमें करेंगे कॉमन, यानी a की पावर 4x, a की पावर 3x में a की पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो a की पावर -x बचेगा। कॉमन लेने की बात बताऊँ यहाँ पे कॉमन कैसे ले रहे हैं, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना ही होता है ना। ठीक, तो वही कर रहे हैं, तो a की पावर 4x कॉमन लिया था, यहाँ पे a की पावर x बचा, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो a की पावर -x बचेगा, और नीचे हमारा वही चीज़ है a की पावर -x dx। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a की पावर 4x dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 4x का a की पावर 4x, a की पावर 4x अपान में 4 प्लस c। बोला था ना कि जो ऊपर रहेगा उसके अलजेब्रिक फंक्शन, जो अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा उसके डिफरेंशिएशन डिवाइड करते हैं, वही किया, तो ये आ गया। एक और तरीका है, मैं बता दे रहा हूँ इसका, मेथड टू क्या सोचने पर डिपेंड करता है। a की पावर 3x कॉमन ले लीजिए इसमें से, जब वो कॉमन लेंगे तो बचेगा a की पावर 2x प्लस 1। ठीक, और नीचे बचेगा, जब नीचे क्या कर लीजिए कि e की पावर x से डिवाइड कर लीजिए। ठीक,
अब उसके करने का क्या फ़ायदा रहेगा आप देखिए बता दे रहे हैं आपको। ए की पावर माइनस एक्स, सॉरी जब करेंगे ए की पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे इसमें से, तो बचेगा आपका ए की पावर, जैसे मान लीजिए ए की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, उसमें करेंगे सॉरी ए की पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ए की पावर 2x + 1 करके देख लीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा तो यहाँ पे भी बन जाएगा ए की पावर 4x dx, यानी ए की पावर 4x अपान में 4 + c, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इसके दो मेथड थे, मैंने दोनों बता दिए जो कि अच्छे मेथड हैं, और मैंने मैनिपुलेशन वाला भी बताया था। और होमवर्क में आप एक्सरसाइज 7.1 पूरा कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद, और 7.2 भी कुछ हद तक कर सकते हैं। उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ स्टार्टिंग में, जब मैंने x² + 1 के रूप इस रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था तब। इसके आगे और कल बताएंगे, और इसमें जो भी कमियां थी लाइक साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। इट्स जस्ट अ बिगनर वीडियो, सो प्लीज़ गिव योर रिव्यूज एंड try to subscribe and share my videos. Thank you.